Okay, student. Now screen is clear. Are you able to see the screen? सर गुड़ वाला चाय पियोगे ना? गुड़ का चाय पियोगे ना? हाँ, ठीक हो गया। Students, are you able to see the screen? Able to hear my voice clearly? ओके तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे कि 23 अगर आपका प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23 या 23 इंटू 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग n इक्वल टू आर इंटू एस या फिर s इंटू आर लिख सकते हो। यहाँ पे r का वैल्यू 1 होगा तो s का वैल्यू 23 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू n। अगर s का वैल्यू 1 है तो r का वैल्यू 23 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू n। तो यही आपका क्या है स्टेटमेंट है। इसको अगर हम सिम्बॉलिकली लिखें तो ये हो जाता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ r, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ for all positive integers r and s, if n equal to rs then either मतलब दोनों में से एक केस r इक्वल्स टू 1 एंड s इक्वल्स टू n। अगर r 1 है तो s का वैल्यू इक्वल टू n रहेगा, और आइदर और है ना, s इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल टू n, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। तो ये था आपका, क्या था ये आप लोगों का डेफिनेशन ऑफ प्राइम। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट दोज हु आर नॉट प्राइम, हु आर नॉट प्राइम, जो प्राइम नंबर्स नहीं वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, 1 इज नॉट प्राइम एंड नॉट कंपोजिट। वो कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट में कंडीशन क्या है? कंपोजिट में कंडीशन क्या है कि प्राइम नहीं, मतलब उसको मोर देन 2 फैक्टर्स रहेंगे, एक 1 एंड इटसेल्फ, उसको खुद से इटसेल्फ, खुद एंड 1 के अलावा भी फैक्टर्स रहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोगों को याद रखना है, हमेशा। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Now I'm giving one example. Suppose that question is, suppose that r and s are integers, r and s क्या है? integers है। prove the following, prove the following, क्या प्रूव करना है? there exists an integer k, an integer k, ठीक है, such that 22r plus 18s is equals to 2k। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ, सिंस 22r plus 18s is equals to 2k, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो 22/2 कितना हो जाएगा? 11। 18/2 हो जाएगा 9। 2/2 हो जाएगा 1। तो ये आएगा, ठीक है। यही हम लोगों को दिखाई देगा। ना आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सिंपली बताओ, के का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, अगर मैं उल्टा प्रोसीजर करता हूँ, क्या करता हूँ? उल्टा, कि मैं अभी क्या करता हूँ, ये तो आपको आ रहा है, ठीक है, के इज इक्वल्स टू दिस। अभी मैं क्या करता हूँ, लेट के इज इक्वल्स टू 11r प्लस 9s एज्यूम करता हूँ, और इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ ये फर्स्ट में, एंड सब्सटीट्यूट इट इन 1। तो ये क्या हो जाएगा? 22r प्लस 18s इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 11r प्लस 9s, ठीक। तो 22r प्लस 18s इज इक्वल्स टू 22r, दो अंदर जाएगा, प्लस 18s, सेम सेम आ रहा है, दोनों का क्या वैल्यू आ रहा है? सेम सेम आ रहा है। तो इसका मतलब k इज एन इंटीजर, k क्या है? इंटीजर है। क्यों? सिंस इन्होंने क्लियरली बोला है, सपोज दैट r एंड s आर इंटीजर्स, तो k क्या है पता है?
आर इज इंटीजर, सिंस आर एंड एस आर इंटीजर्स, ठीक, एंड के इज, के का वैल्यू मैंने क्या लिया था, ले, के लेट इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 11r प्लस 9s, तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, एंड के इज मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू आर मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ एंड बीच में प्लस आया तो एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स, के क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन ऑफ क्या है, इंटीजर्स, इसके लिए के क्या रहना चाहिए, इंटीजर रहना चाहिए, हेंस प्रूव, ठीक, इसके लिए क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ठीक। नाउ एक प्रॉपर्टी याद रखना है आप लोगों को, द प्रॉपर्टी इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर है देन a इज इक्वल्स टू बी रहेगा, a इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, b रहेगा, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, b का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो ये a इज इक्वल्स टू b है क्या, क्या a इज इक्वल्स टू b है, नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने लिखता हूँ फॉर ऑल, तो यहाँ पे फॉर ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देयर एग्जिस्ट, क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर देन ए इज इक्वल्स टू बी, हमेशा नहीं आएगा, लेकिन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, इट कैन कम, कब, जब दोनों का वैल्यू सेम है, जैसे कि लेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो ए स्क्वायर करूँगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, बी का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सो जब ये प्रूव नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। और जब ये प्रूव होता है तो ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रूफ, और काउंटर एग्जाम्पल का दूसरा नाम है डिसप्रूफ, क्या नाम है, डिसप्रूफ, ठीक है, प्रूफ एंड डिसप्रूफ, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने यहाँ पे पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, कहाँ गया, स्टार्टिंग में आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट प्रूफ, ये डायरेक्ट प्रूफ किसका था, डायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स कुछ भी हो उसका था। नाउ अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रूफ ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स मतलब क्या, देयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू d, इफ p ऑफ x देन q ऑफ x, ठीक है, इफ p ऑफ x देन q ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा किसको ट्रू मानेंगे, p को, तो ऑटोमेटिकली q क्या बन जाएगा, ट्री, एंड ट्रू टू ट्रू है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। तो ये क्या है आपका डायरेक्ट प्रूफ ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये हमेशा हमेशा याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट नंबर से रिलेटेड एक पार्ट है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स m एंड n, ठीक है, इफ m एंड n आर इवन नंबर्स, m एंड n क्या है, इवन नंबर्स, तो m प्लस n दोनों का एडिशन भी हमेशा इवन नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल 2 + 4 6, दोनों के दोनों इवन है, 4 - 2 4 प्लस -2, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ m एंड n, इफ m एंड n आर इवन नंबर्स, अगर m एंड n क्या है, इवन नंबर्स है, तो दोनों के लिए क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है, विद द मेथड कॉल्ड एज एग्जिस्टेंशियल, ये हमने पढ़ा था, एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन, ठीक है, ये मेथड से अगर मुझे कोई चीज़ को प्रूव करना है, ठीक है, तो इसका ये एग्जांपल है, सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें मैं क्या इसको प्रूव कैसे कर सकता हूँ, लेट m एंड n
बी एनी इवन इंटीजर्स, ये क्या है, कोई भी इवन इंटीजर्स है, ठीक है। नाउ अगर ये इवन इंटीजर्स है तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था m इज़ 2 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट k एंड n इज़ 2 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट l, ठीक है। तो यहाँ पे k एंड l क्या है, k एंड l आर सम इंटीजर्स, ठीक। नाउ तो हमें क्या करना है, दोनों का एडिशन करना है m प्लस n का, ओके। तो m का वैल्यू 2k है, n का वैल्यू 2l है, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा k प्लस l। तो m प्लस n इज इन दी फॉर्मेट ऑफ k प्लस l, मतलब दो इसको क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको एक पूरे को एक नंबर मानो, मान लो z, दो एज इट इज़, एंड इस पूरे को मान लो y, ठीक है। तो वन इंटीजर इज ट्वाइस ऑफ अनदर, तो यहाँ से हम क्या प्रूव करते हैं, देयरफॉर m प्लस n इज इवन, यहाँ से हम क्या प्रूव करते हैं, इवन, क्योंकि इवन का डेफिनेशन क्या है, कोई भी इंटीजर के डबल होना चाहिए, क्योंकि k एंड l इंटीजर्स है तो उनका एडिशन भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट m प्लस n इज इक्वल्स टू z एंड k प्लस l इज इक्वल्स टू y बी इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर c है, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर है, ट्वाइस ऑफ अनदर इंटीजर है, तो इसका मतलब z इज इवन, और z का मतलब क्या था, m प्लस n था, इसके लिए m प्लस n इज इवन, ठीक है। दिस इज द वे यू हैव टू प्रूव, अंडरस्टूड। ठीक, तो अभी आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स जो प्रूव करने होते हैं, ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो देयर इज कॉल्ड एज रूल्स ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स, रूल्स ऑफ प्रूविंग थ्योरम्स, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ने हैं, क्या है डायरेक्शंस, क्या क्या डायरेक्शंस है। अगर कोई थ्योरम को प्रूव करना है तो फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉपी करो, जिसको प्रूव करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ, कॉपी ऑन पेपर, पहले उसको कॉपी करो, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रूफ, मार्क बिगिनिंग, जैसे लेट, कंसीडर, तो बिगिनिंग ऑफ प्रूफ ये आपको करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट नाउ आपको क्या करना होगा, कुछ कंसिडरेशंस लेने होंगे, कंसिडरेशंस, तो इसको आप क्या कहते हो, प्रूफ ऑफ सेल्फ। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने लिया था, देखो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस टू, तो हमने लेट कंसिडर करके स्टार्ट किया, यहाँ पे भी हमने लेट कंसिडर करके स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जो भी कंसिडरेशंस है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ ऑफ सेल्फ, पहले आपको वो लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए आपका पूरा प्रूफ, ग्रामेटिकली करेक्ट क्या होना चाहिए, होल प्रूफ, पूरा का पूरा प्रूफ क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एवरी स्टेप, हर स्टेप क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, किसके लिए, रीडर्स को पता होने के लिए कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए रीज़न देना चाहिए, तो गिव रीज़न व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरी तब आपको रीज़न देना ज़रूरी है कि क्यों ये स्टेप आपने लिखा, ठीक है। और आप लोगों को शॉर्ट में सेंटेंसेस को लिखने को आना चाहिए, जैसे यूजिंग क्वांटिफायर्स फॉर ऑल एंड ऑल, फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, देयरफॉर, ऐसे, ठीक है। एंड लास्ट में आपको इक्वेशंस या फिर इनइक्वालिटीज़, जो कुछ अवेलेबल है इक्वालिटीज़, वो क्लियरली मेंशन करने को आना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। दिस आर द थिंग्स जो आपको करनी है, ठीक। नाउ हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं प्रूव करने के टाइम पे, व्हाट आर द मिस्टेक्स वी डू, ठीक है। हम आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल्स, ठीक है। प्रूव करने की जगह पे हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। सेकेंड वी यूज सेम लेटर फॉर डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के लिए हमने ए यूज़ किया तो ए ही यूज़ करेंगे, बी यूज़ किया तो बी ही यूज़ करेंगे, एक्स यूज़ किया तो एक्स ही यूज़ करेंगे। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम क्या लेटर्स यूज़ करते हैं, सेम लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी हम सीधा जंप करते हैं कंक्लूजन के ऊपर, जंप टू कंक्लूजन विदाउट एनी गिविंग रीज़न और प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट
रिपीटेड रीज़न, रिपीटेड रीज़न, एक बार रीज़न दे दिया तो फिर से रीज़न देने की ज़रूरत नहीं, रिपीटेड रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट, कंफ्यूज हो जाते हो आप, कंफ्यूजन बिटवीन नोन एंड अननोन वैल्यूज़, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स यूज़ करना है, दैट इज़ यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स मतलब फॉर ऑल, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं वो फॉर ऑल वाले स्टेटमेंट्स ये यूज़ करने हैं। ठीक है, और फिर सेवेंथ, आप यूनिवर्सल मिस्टेक क्या होता है, नॉट यूजिंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाउ मिस्टेक्स आप क्या करते हो, तो आप मिसयूज करते हो, मिसयूज करते हो किसका, मैथमेटिकल लैंग्वेज का, मैथमेटिकल लैंग्वेज का आप क्या कर देते हो, मिसयूज करते हो मैथमेटिकल लैंग्वेज का। मतलब जिधर मिस यूज इन द सेंस जिधर फॉर ऑल लिखना है उधर देयर एग्जिस्ट लिखते हो, जिधर देयर एग्जिस्ट लिखना है उधर फॉर ऑल लिखते हो। तो दिस आर द थिंग्स जब आप रूल्स ऑफ प्रूविंग थ्योरम में आता है, डायरेक्शंस कि आपको कोई थ्योरम कैसे प्रूव करना है, या फिर मिस्टेक्स जो आप करते हो तो इनको क्या करना है, कॉमन मिस्टेक्स इनको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, कॉमन मिस्टेक्स को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। चलो एक एग्जांपल मेरे पास है। ठीक है, ठीक है, दो एग्जांपल मैं करवाता हूँ, ध्यान देना आप लोगों को अच्छे से, एंड दिस आर इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, कितना हुआ, 923, रैशनल नंबर्स, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, देन वी हैव टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बाद में प्राइम नंबर्स, ट्रांजिटिविटी, देन देन वी हैव एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए, फिर है क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम, फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शंस। ठीक है, ये है, ओके, देन कॉन्ट्रडिक्शन रिलेटेड पार्ट है, एंड वी हैव देन, ओके, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन इज शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको जो नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट उसको फॉल्स प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, सच दैट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ये जो आपका इक्वेशन है इज प्राइम, ये क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट को आपको फॉल्स प्रूव करना है। आप कैसे इसको फॉल्स प्रूव करोगे, तो अभी हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इफ एनी स्टेटमेंट टू प्रूव इज फॉल्स देन वी विल प्रूव इट्स निगेशन, उसका जो निगेशन रहेगा इज ट्रू, उसका निगेशन को ट्रू करेंगे। अभी इसका निगेशन क्या आएगा, देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर n such that n square plus 3n plus 2 is not prime, ये क्या है, प्राइम नहीं है। ठीक है, देखना अभी ध्यान देना कैसे प्रूव करेंगे, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, अगर मैं इसका फैक्टर करता हूँ 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 एंड n प्लस 1, ये क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, एंड अगर ये प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है, तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को मैं एज्यूम करता हूँ z, n प्लस 2 को मैं एज्यूम करता हूँ x एंड n प्लस 1 को मैं एज्यूम करता हूँ y। तो ये कौन से फॉर्मेट में आएगा पता है, n इक्वल टू आर एस वाले फॉर्मेट में। देखो z इक्वल्स टू एक्स वाई वाले फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, एज्यूम करने के बाद ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा x इक्वल टू y। ठीक है, अभी क्लियरली मुझे एक चीज़ बताओ, अगर n का वैल्यू आप इंटीजर ले रहे हो, n का वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है, n इज़ अ इंटीजर्स। ठीक है, क्या कभी जो n प्लस 1 है वो 1 बनेगा क्या, कुछ भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी 1 बनने वाला नहीं है।
ठीक है, ये n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। n पॉजिटिव इंटीजर मतलब सिंस n इज पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब n का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा आपका 1 2 3 लाइक दिस। तो 1 लोगे तो 1 + 1 2, 2 लोगे तो 2 + 1 3, तो n+1 हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 आएगा नहीं, ठीक है। अगर n+1 ग्रेटर देन 1 आएगा तो n+2 भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर n+1 ग्रेटर देन 1 है दैट इज x इज ग्रेटर देन 1 एंड y भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ ये उल्टा हो गया एक्चुअली, नीचे x आएगा एंड y यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये दोनों भी क्या रहेंगे, ग्रेटर देन 1 रहेंगे। तो क्लियरली आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर ये प्राइम है तो दोनों में से किसी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। सिंस x और y इज़ नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर z इज़ नॉट प्राइम, और z मतलब कौन है, n² + 3n + 2 इज़ नॉट प्राइम। और हमने क्या कर दिया, क्या बोला था, अगर कोई भी स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करना है तो उसके निगेशन को ट्रू प्रूव करो। तो इसका निगेशन क्या आया कि n² + 3n + 2 इज़ नॉट प्राइम, इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि हमने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, इट इज़ फॉल्स, स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग, एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जैसे दो इवन नंबर्स का एडिशन आता है इवन नंबर, वैसे आपके लिए होमवर्क है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी एक्चुअली, द सम ऑफ एनी इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड, वो क्या होता है, ऑड होता है, ठीक है, याद रखना क्या होता है, वो ऑड होता है। तो कोई भी दो इवन एंड ऑड नंबर को या इंटीजर्स को, इंटीजर क्योंकि हम इंटीजर के बात में पढ़ रहे हैं तो इंटीजर इज ऑलवेज ऑड, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज रैशनल नंबर्स। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल नंबर्स, डायरेक्टली बताना रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, 3 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये होता है 2 1 ज़ा 2, बचेगा 1, यहाँ पे पॉइंट आएगा 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये आएगा 0। तो ये 1.5 है, ये नॉट इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये कौन है, तो ये है रैशनल नंबर। क्या है ये, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एनी क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑफ इंटीजर्स हु इज़ नॉट इंटीजर, वो इंटीजर नहीं है तो वो क्या है, रैशनल नंबर है, वो क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हम r = a/b फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ पे b इज़ नॉट डिविजिबल, इज़ नॉट इक्वल टू 0, b 0 होना नहीं चाहिए। तो जब भी आपको ये वाला फॉर्मेट मिले तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, 100/250 हो गया, ठीक है। दिस ऑल एग्जांपल्स आर रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स, ठीक। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स हैं, इंटीजर्स नहीं। रैशनल नंबर्स ये रियल नंबर्स है, इंटीजर नहीं, ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। कैसे, देखो a/b फॉर्मेट में लिखना है ना, 2/1, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2.0 आएगा, भले वो लिखने में हम 2 लिखते हैं लेकिन 2.0 है, तो ये पॉइंट वाला फॉर्मेट आ गया रैशनल नंबर। देन 5/1 क्या है, 2/1 इज़ 2, तो 2 इज़ इंटीजर बट वो क्या है, रैशनल नंबर फॉर्मेट में लिखा है, इसके लिए वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो 5/1 इज़ 5.0, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सम क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। सम ऑफ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक, हमेशा याद रखो। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स है a एंड b, ठीक है, बिलोंगिंग टू रियल नंबर, a इंटू बी विल नॉट बी 0, कब, a भी 0 नहीं है एंड b भी 0 नहीं है।
दोनों भी ज़ीरो नहीं है तो वो उनका प्रोडक्ट भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों भी ज़ीरो हो दैट इज़ वेरी कॉमन सेंस, ठीक है, बट है अपने पास प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। नाउ रैशनल नंबर के बारे में इतना अपने को पता होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक। नाउ अभी हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी क्या होता है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर अगर कोई भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर देता है, कोई भी नंबर दूसरे नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, और रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो। जैसे कि 4 को 2 डिवाइड करेगा, 2 2 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ज़ीरो। रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, 2 मतलब क्या है आपका डिवाइजर, n मतलब क्या आपका क्वोशिएंट, ठीक है, और ये क्या है डिविडेंड, राइट। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी नंबर डिविजिबल होना है, कोई भी नंबर डिविजिबल होना है तो कैपिटल D इज इक्वल्स टू डी इंटू क्वोशिएंट होना चाहिए, कैपिटल D इज इक्वल्स टू डी इंटू क्वोशिएंट होना चाहिए, रिमाइंडर उसमें आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं D इज मल्टीपल ऑफ Q, दैट इज क्वोशिएंट। D हमेशा क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ Q रहेगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, Q इज अ फैक्टर ऑफ D। Q क्या है, D का क्या है, फैक्टर है। Q क्या है, देखो 2 एंड 2 एक दूसरे के क्या है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स है, तो हमेशा याद रखना दिस आर द टर्म्स, ठीक। डिविजिबिलिटी मतलब जीरो रिमाइंडर आना चाहिए, सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज़ कि डी हमेशा क्या आना चाहिए और रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर 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 कोई भी नंबर को ज़ीरो डिवाइड करता है, इफ़ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय ज़ीरो देन इट इज़ डज नॉट एग्जिस्ट सिचुएशन, जिसको आप क्या लिखते हो, एनीथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो को क्या लिखते हो, इन्फिनिटी। तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते, आप उसको कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से डिवाइड करते हो तो आप उसको कभी डिफाइन नहीं कर पाते। दूसरा, जब आप कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ 100, ठीक है, और उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 25 4 ज़ा 100, ठीक है, तो ये क्या देगा, आपका आंसर जीरो देगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इंटीजर अगर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर अगर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 25, तो ये हमेशा एक तो 100 से कम रहेगा या 100 से इक्वल रहेगा, 100 से कम रहेगा, 100 से इक्वल रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको वर्डिंग्स में लिख सकता हूँ, वन पॉजिटिव इंटीजर, जिसको मैं नाम ले देता हूँ ए, डिवाइड्स अनदर पॉजिटिव इंटीजर, जिसको नाम दे देते हैं बी, देन ए बी से छोटा रहेगा या बी के इक्वल रहेगा, ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया, तो ए बी से छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 100 है, यहाँ पे 25 भी लिख देता तो 25 से डिवाइड हो जाता था, 25 1 था 25, ठीक है। तो ये उसको हम क्या कहेंगे, डिविजिबल कहेंगे, तो ये हम उसको क्या कहते हैं, डिविजिबल कहते हैं, ठीक है। हमेशा ये चीज़ को याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक। नाउ प्राइम नंबर में अभी इसका प्रॉपर्टी ये है, फॉर प्राइम नंबर कोई भी प्राइम नंबर के लिए डिविजिबिलिटी इज़ ट्रू। वो ट्रू कब होता है, ओनली फॉर वन एंड नंबर इटसेल्फ, बाकी कोई भी नंबर के लिए डिविजिबिलिटी ट्रू नहीं होता। फॉर एग्जांपल 13 को अगर मुझे डिवाइड करना है तो 13 का डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा, 13 को एक तो 13 डिवाइड करेगा, 13 1 13 तो 0 देगा, या फिर 13 को 1 डिवाइड करेगा, 1 13 टाइम्स इज 13
ठीक है। अगर मैं 13 को कोई और नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 12 से करता हूँ, 12 1 ज़ा 12 और नीचे बचेगा 1, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल। तो फॉर प्राइम नंबर डिविजिबिलिटी इज ट्रू ओनली फॉर 1, वैल्यू क्या होना चाहिए 1, एंड नंबर इटसेल्फ 13, 13 को 13 डिवाइड करेगा या 1 डिवाइड करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। चलो नाउ next there is something called as fundamental theorem of अरिथमेटिक का एक फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका मतलब क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स। ये थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 24, ठीक है, तो मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या आएंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से भी होगा, ठीक है। फिर 6 से भी होगा, ठीक है। फिर 6 4 ज़ा 24, फिर 8 से होगा, 8 3 ज़ा 24, बराबर। नेक्स्ट 12 से होगा, 12 2 ज़ा 24 एंड खुद 24 से होगा। तो दिस ऑल आर द फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो इसको मैं n लिखता हूँ, तो ये फैक्टर्स को मैं नाम दे देता हूँ P1 P2, ठीक है, P3, ठीक। बाकी फैक्टर्स को मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज दिस आर द रिपीटेड फैक्टर्स, क्यों रिपीटेड फैक्टर्स देखो ना, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो 2 आ गया, 2 को नाम दे दे P2, ठीक है। 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 3, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 24 को लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो दिस आर द रिपीटेड फैक्टर्स। तो रिपीटेड फैक्टर्स को मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, P1 दे दिया, मतलब एक बार आ गया। P2 का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। कितने बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैं इस P2 को यहाँ पे मैं 12 नंबर दे सकता हूँ। P3 को कितना दे सकता हूँ, 3 वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो 1 2 3, तो P3 को मैं क्या दे सकता हूँ, 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ये P1 P2 P3 के ही बारे में सोचूंगा, बाकी किसके बारे में सोचूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी मैं 24 को ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा, दिस आर द फैक्टर्स, कॉमा आएगा, सॉरी मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखा, कॉमा आएगा, बिकॉज दिस आर द फैक्टर्स, ठीक है। अभी मैं 24 को कैसे लिखता हूँ, देखो 1 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो अभी मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो अगर ये n है, P1 का पावर 1, P2 मतलब 2 है तो 1 2 3, P3 एक बार है तो P3 का पावर 1। ये 3 मतलब ये जस्ट नंबरिंग है, एक्चुअली 3 आ गया तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो n इज़ P1:1, P2:3, P3:1। तो ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और इसी को, ये जो मैंने लिखा, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना P1 P2 P3 एंड डॉट 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 जब तक ये चलता है तब तक। देन ये जो ऊपर के जो वैल्यूज़ है, ठीक है, P1:E1 इंटू P2:E2 इंटू P3:E3 एंड इट गोज ऑन टिल Pk::E k। तो P1 P2 P3 से लेके Pk तक एंड E1 E2 E3 से लेके Ek तक, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव एक भी इंटीजर नहीं आना चाहिए, सबके सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स को ही आप ये फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो अगर मैं 24 को ये फॉर्मेट में लिखना है तो 24 क्या हो जाएगा पता है, 1:1, 2 कितने बार आया, 3 बार आया एंड 3:1। तो ये हो गया मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। ठीक, अभी अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो, 1 इज़ लेस देन 2, 2 इज़ लेस देन 3, मतलब क्या, P1 इज़ लेस देन P2 इज़ लेस देन P3,
हमेशा याद रखो। तो इट गोज ऑन, तो ये भी ऐसे ही जाएगा टिल पी के, ठीक है। तो 1 इज़ लेस देन 2 इज़ लेस देन 3, तो P1 इज़ लेस देन P2 इज़ लेस देन P3, ठीक। तो अभी आप लोग मुझे फैक्टर्स बताओ इन दिस फॉर्मेट यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फैक्टर्स ऑफ 120, 120 के फैक्टर्स क्या आएंगे बताओ। जल्दी। जल्दी टाइप करके बताओ क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, पावर्स बाद में देखेंगे। बोलो रे फटाक से। बोलोगे नहीं तो फिर कैसे पढ़ेंगे रे, बहुत छोटा पार्ट बचा है। सिंपल है ना, फैक्टर्स ऑफ 120 क्या आएगा, एक, एक इंटू टू तो दो, निकलते कैसे, हाँ वो बताना भूल गया मैं। 120 पहले एक से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले दो से होगा, 2 6 ज़ा 12 60, दो से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 30, दो से होगा 15, 9 15 तीन से होगा, तो 3 5 ज़ा एंड लास्ट में 5 से होगा, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या आएगा, एक, ठीक है, एक तो आना ही है, फिर दो कितने बार है, 3 बार है, ठीक है, तीन कितने बार है, एक बार एंड 5 एक बार, तो ये हो जाएगा 120 इक्वल्स टू एक बार है, दो 3 बार है, तीन एक बार है एंड 5 एक बार है, तो ये हो जाएगा P1 रेस टू 1, ठीक है, P2 रेस टू 3, P3 रेस टू 1 एंड P4 रेस टू 1। P1 का वैल्यू 1 है, P2 का 2 है, P3 का 3 है, P4 का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो P1 इज़ लेस देन P2 इज़ लेस देन P3 इज़ लेस देन P4, ठीक। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। वेरी गुड, संकेत ने राइट लिखा है, लेकिन अभी अपने को यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, तो हमें यही फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, ठीक है। संकेत रोहन ने भी सही लिखा है, तो ये वाला पार्ट समझा आप लोगों को कैसे लिखना है और कैसे निकलते फैक्टर्स, ऐसे। चलो आप ये फॉर्मेट में मुझे फैक्टर्स निकाल के बताओ, फैक्टर्स ऑफ 150 के फैक्टर्स ये फॉर्मेट में निकाल के बताओ। चलो जल्दी देखो आप लोग कितना इसमें कोशिश कर पाते हो। बस अभी अपने को क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वो पढ़ना है, ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, फ्लोरेंस सीलिंग थ्योरम। थ्योरम्स क्या है, हमें प्रूफ नहीं है, उसके प्रूफ नहीं है, ठीक। फिर हमें पढ़ना है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, फिर है लास्ट में क्लासिकल थ्योरम। क्लासिकल थ्योरम हो जाएगा, अपना पार्ट खत्म, ये वाला। फिर हमें इंडक्शन स्टार्ट करना है, इंडक्शन भी पढ़ना है, बट वो देखते हैं 12 बजे के लेक्चर में पढ़ते हैं या फिर शाम को 4 से 6 में पढ़ लेंगे। बोलो 150 के आप इसमें फैक्टर के फॉर्मेट में करो, कितना आता है बताओ जल्दी। पाँच नहीं, 5 फैक्टर्स आएंगे, कौन से आएंगे, वन 3 5 5, ठीक है। चलो पहले दो से डिवाइड होगा, दो से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, एक बचेगा 2 5 ज़ा, फिर हो जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6, एक बचेगा 3 5 ज़ा, फिर 5 से, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 1, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 1 2 3 5 एंड 5। तो इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, P1 रेस टू 1, P2 रेस टू 1, P3 रेस टू 1 एंड P4 रेस टू
2, क्योंकि 5 2 बार आया है, तो ये हो जाएगा 1:1 इंटू 2:1 3:1 इंटू 5:2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड वेरी गुड, संकेत सुजीत ऑल्सो गुड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो आप मॉड्यूलस यूज़ करते हो ना, जो क्या यूज़ करते हो मॉड्यूलस, दैट इज मॉड ऑफ एक्स होता है, तो इसके दो वैल्यू आते हैं, एक आता है प्लस एक्स, एक आता है माइनस एक्स। प्लस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स कब आएगा, माइनस एक्स कब आएगा, जब एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दोनों की जगह एक सिंगल वैल्यू ले लेता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो ना प्लस रहता है ना वो क्या रहता है, माइनस रहता है। ठीक है, ना वो प्लस रहता है ना वो क्या रहता है, माइनस रहता है। इसके लिए वो दोनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू लेता है। ठीक है, ना वो प्लस रहता है ना वो माइनस रहता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि मॉड्यूलस ऑफ 2 निकालो, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 का वैल्यू क्या आता है, 2 आता है। मॉड्यूलस ऑफ -2 का भी वैल्यू क्या आता है, 2 ही आता है, हमेशा याद रखना। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, +2 रहे या -2 रहे, आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, प्लस एक्स का मॉड्यूलस लो तो एक्स ही आएगा, माइनस एक्स का मॉड्यूलस लो तो भी क्या आता है, एक्स ही आता है। ठीक है, कब, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0 की कंडीशंस में। ठीक, नाउ अभी इससे रिलेटेड एक कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, एंड द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर यू इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई। इसका प्रूफ नहीं है अपने सिलेबस में, बस आपको इतना ही पढ़ना है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द ओनली वन थिंग। नेक्स्ट इज कोशेंट रिमाइंडर थ्योरम, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है डिविजिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसी का दूसरा नाम क्या है, डिविजिबिलिटी थ्योरम, बट ये क्वोशिएंट रिमाइंडर थ्योरम से, क्यूआर थ्योरम से जाना जाता है। क्या थ्योरम होता है, कुछ नहीं, आपके पास एक नंबर रहेगा डी, उसको डिवाइड करने वाला रहेगा स्मॉल डी, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, क्वोशिएंट, और फिर जो कुछ बचता है यहाँ पे वो रिमाइंडर। तो ये क्या रहता है, जो कैपिटल डी होता है वो होता है क्यू इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और उसमें आर को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 0 से आर बड़ा है और आपके डी से सॉरी हाँ, आपके ये डी से क्या है, आर का वैल्यू क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 33 को 6 से, तो 6 5 ज़ा 30, तो डिवाइड बाय कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में बनाऊँ तो मेरा ये डी का कैपिटल डी है 33, क्वोशिएंट है 5, जिसने मैं डिवाइड किया वो 6 है, और उसमें 3 ऐड करो तो वेरीफाई करोगे 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 कितना आता है, 33 आता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का क्या है, डिविजिबिलिटी थ्योरम। यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना, जो ये 3 है ये आपके इस डी से छोटा है या इक्वल रहेगा, या फिर आपके 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, या फिर इक्वल रह सकता है। तो ये चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हमने मॉड्यूलस वाला पार्ट पढ़ा था, मॉड वाला, अगर आप लोगों को याद होगा तो मॉड वाला पार्ट पढ़ा था। मॉड्यूलस वाला पार्ट याद है या नहीं, अरे मतलब ये रे बाबा, 24 mod 5,
तो आप क्या लिखते थे, 24 को डिवाइड बाय 5 करो, ठीक है, सॉरी 24 को डिवाइड बाय 5 करो, 5 4 ज़ा 20, तो कितना बचता है 4, तो इसका आप आंसर क्या लिखते थे 4, तो रिमाइंडर क्या बन जाता था आप लोगों का, इसका आंसर बन जाता था, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसा दिया जाए m mod 11 इक्वल्स टू 6 है, m mod 11 इक्वल टू 6 है, तो इसका मतलब क्या होता है 24 mod 5, 24 कौन था, ये था, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, इसका फॉर्मेट कैसे दिखेगा, 24 की जगह पे कौन जाएगा, m जाएगा, mod 5 मतलब इधर 5 से डिवाइड होगा तो इधर 11 से, और आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पता नहीं, तो आप इसको कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो पता है, 11 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इज 6 विच इज इक्वल्स टू m, ये फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। इसको आप कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो पता है, 24 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो जो 4 बचता है रिमाइंडर वो अपना आंसर होता है नॉर्मली, लेकिन अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है ये फॉर्मेट में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड्यूलस वाले चीज़ को, ठीक। और ये मॉड्यूलस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। चलो नेक्स्ट है आपका फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। नेक्स्ट वन इज फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। ना क्या होता है ये फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन, कोई बता पाएगा? फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन नॉर्मली अगर घर है, घर ये घर है तो ये जो ऊपर जो रहता है ना इसको क्या कहते हैं, सीलिंग कहते हैं, ऊपर के रहता है उसको क्या कहते हैं सीलिंग, और जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं फ्लोर। तो बस सेम कंसेप्ट अपने को यूज़ करना है, सेम कंसेप्ट। फ्लोर को दिखाने का तरीका है मॉड एक लाइन फिर एक्स दूसरी लाइन ये, क्योंकि ये फ्लोर है। सीलिंग को कैसे दिखाएंगे फिर, सीलिंग को दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, सीलिंग को दिखाने का तरीका बस इसके उल्टा, सीलिंग ऊपर होता है तो ये लाइन एक्स ये लाइन ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बनाने का तरीका क्या हो जाएगा फिर, इसको एल एक्स उल्टा एल एक्स उल्टा एल ऐसे, ठीक है, सॉरी। तो सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन दिखाने का तरीका। लेकिन ये सीलिंग फंक्शन एंड फ्लोर फंक्शन होते क्या है, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ और यहाँ पे बीच में कहीं पे एक्स है, ठीक है, तो ये जो सीलिंग फंक्शन होता है, सीलिंग फंक्शन जो होता है वो n मतलब उससे कम वैल्यू होती है। सीलिंग फंक्शन क्या होता है, सॉरी फ्लोर फंक्शन क्या होता है, x से कम वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पे x जो रहेगा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू n रहेगा, ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, लेकिन n+1 से क्या रहेगा छोटा, तो n+1 आपको कहीं पे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो फ्लोर फंक्शन में एक चीज़ याद रखना, ठीक है, फ्लोर फंक्शन में n जो होगा इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, x से छोटा, ठीक है, बट ग्रेटेस्ट है, और ये यूनिक इंटीजर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यूनिक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सीलिंग फंक्शन में सिचुएशन क्या हो जाएगी, सीलिंग फंक्शन में ये आपका फ्लोर वाला पार्ट हुआ, ठीक। सीलिंग में क्या हो जाएगा, अगर ये आपका लाइन है और यहाँ पे x है तो फ्लोर है तो नीचे वाली वैल्यू लेंगे, सीलिंग है तो हम कहाँ की वैल्यू लेंगे ऊपर की, वेरी गुड। तो ये n हो जाएगा, तो नीचे क्या बन जाएगा ये n-1, तो x का वैल्यू n से इक्वल या छोटा रहेगा और n-1 से क्या रहेगा बड़ा रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो इट इज़ अगेन ना स्मॉलेस्ट इंटीजर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पे n क्या है, n स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। पेन करता हूँ जस्ट सेकेंड, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ठीक है, जो x से बड़ा रहेगा या x के इक्वल रहेगा। ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है n, ये क्या रहेगा x से बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं दिखाने का तरीका कैसा, फ्लोर फंक्शन का l की तरह या उल्टा l की तरह सीलिंग फंक्शन। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे
एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे फ्लोर फंक्शन पूछा 9.14 का, तो 9.40 से बड़ा इंटीजर कौन है, तो 9 है, ठीक है, तो ये 9 आएगा इसका आंसर। अगर मुझे पूछा जाए कि -9.40 से सीलिंग फंक्शन दिया तो इसका आंसर आएगा -10, क्योंकि इससे छोटा कौन है, -9 है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट -9.14 से छोटा, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -9 है, ठीक है। नाउ अगर मुझे सीलिंग फंक्शन पूछा जाए 9.14 का, तो वो आएगा मेरे लिए 10, क्योंकि 9.14 से नेक्स्ट जो इंटीजर है वो 10 है। अगर मुझे पूछा जाए सीलिंग फंक्शन ऑफ -9.14, तो -9.14 से जो क्या कहते हैं हम, बड़ा जो इंटीजर है, रुको, इसमें -9 नहीं आएगा, सॉरी, इसमें -10 आएगा, ठीक है, और इसमें -9.14 से बड़ा हो जाएगा -10, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर 0 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, तो यहाँ पे नंबर क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है, स्मॉल बनते जाता है। तो -9.14 से छोटा कौन है, -10 है, -9.14 से बड़ा कौन है, -9 है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे है -9, यहाँ पे है आपका -10, यहाँ पे -8, ठीक है। तो यहाँ पे -10 सबसे छोटा है, -9 उससे बड़ा, -8 उससे बड़ा, -9.14 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, -9.14। सीलिंग फंक्शन चाहिए तो मैं छोटी वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेगा, जो रहेगा -10, और सॉरी फ्लोर फंक्शन चाहिए तो इसकी ये साइड वाली वैल्यू, और वो साइड पे जाना -9.14 के, तो कौन सी वैल्यू है मेरे लिए, -9 है, क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, समझा तो यस, नहीं समझा तो ये जो सीलिंग फंक्शन है, यहाँ पे x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, और ये जो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, x आपका क्या है, रियल नंबर है, तो आप उसको क्या अप्लाई करते हो, दो चीज़ें, एक तो आप फ्लोर फंक्शन अप्लाई करते हो, या फिर आप उसको सीलिंग फंक्शन अप्लाई करते हो। तो फ्लोर या सीलिंग फंक्शन से वो कन्वर्ट हो जाता है आपके इंटीजर में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीजर में, वो रियल नंबर बचता नहीं, वो रियल नंबर रहता नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर x रियल नंबर, x इज़ रियल नंबर तो वो डेसिमल वगैरह कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है, एंड m इज़ इंटीजर, m क्या है, इंटीजर है, m इज़ इंटीजर, ठीक है, और मैं इनका अगर सीलिंग फंक्शन या कोई भी फंक्शन निकालता हूँ, तो याद रखना ये जो सीलिंग फंक्शन है सिर्फ x को एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो रियल नंबर है, m को एप्लीकेबल होता नहीं, क्योंकि वो इंटीजर है, वो सिर्फ अप्लाई किसको होगा, x को। फिर वो सीलिंग निकालो या फ्लोर फंक्शन निकालो, सीलिंग निकालो या फिर फ्लोर फंक्शन निकालो, ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लोर ऑफ n/2, ठीक है, फ्लोर ऑफ n/2, ठीक है, क्या रहता है, तो इसका वैल्यू n/2 रहेगा या फिर इसका वैल्यू n-1/2 रहेगा, कैसे पता चलेगा, अगर n इज़ इवन नंबर तो वो n/2 रहेगा, अगर n इज़ ऑड नंबर तो n-1/2 होगा। सर एग्जांपल के साथ बताओ ना, 10/2, ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, फ्लोर वैल्यू, तो इसका आंसर सिर्फ 10/2 आएगा, जो कि आएगा 5। लेकिन अगर मुझे इसका फ्लोर निकालना है, लेकिन वैल्यू इज़ 11/2, ठीक है, तो ध्यान देना 11/2, यहाँ पे 10 क्या था, इवन नंबर था, यहाँ पे 11 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा 11 - 1/2, दैट इज 10/2, और आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो सीलिंग फंक्शन यही से ऑपरेट करता है, सीलिंग फंक्शन ऐसे ऑपरेट करता है, हमेशा याद रखना, हमेशा, ठीक। नाउ we are going to enter to the contradiction and contraposition part and then टू क्लासिकल थेरम्स, ठीक है, 2 थेरम्स है जो अपने को पढ़ने हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ले लेते हैं ब्रेक, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं।